इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जब मैं बात कर रही हूँ तो ये सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरली हम इसको डिस्कस करेंगे। हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 बिल्कुल भी नहीं डिस्कस कर रहे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ क्या है। अब रूल ऑफ लॉ का एक ऐसे भी आया होता है उन लोगों के लिए जो कोई एग्ज़ाम किसी में अपेयर होना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है कि उन्हें एक रूल ऑफ लॉ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी और उससे लिखने में आसानी हो जाएगी। तो जब भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का देखते हैं तो उसमें हमारे पास ड्यू प्रोसेस आता है, रूल ऑफ लॉ आता है और कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस आ जाती हैं। ठीक है, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे सिर्फ रूल ऑफ लॉ को। जो ड्यू प्रोसेस है और कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। अब जब रूल ऑफ लॉ की जब भी बात करते हैं तो वो कहता है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं जिसमें हर बंदा इंक्लूडिंग दोज इन पावर, हर बंदा जो है वो अकाउंटेबल होता है। यानी एक तो लोग होंगे, दूसरा गवर्नमेंट होगी या जो जिन लोगों के पास कोई पावर होगी, कोई अथॉरिटी होगी, तो वो सारे के सारे अकाउंटेबल होते हैं अंडर लॉ। और यहाँ पे वो रूल ऑफ लॉ क्या करता है कि इंश्योर करता है फेयरनेस और रोकता है आर्बिट्रेरी पावर को और जस्टिस को मेक श्योर करता है। जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो वो कहता है ये एक फाउंडेशन है किसी भी हेल्दी कम्युनिटीज़ ऑफ जस्टिस की, अपॉर्चुनिटी की और पीस की, जब भी हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। अब रूल ऑफ लॉ क्या है कि जब हम इसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो पूरी दुनिया को हम देखें, दुनिया में जितनी भी हम इंसान रह रहे हैं, सोसाइटीज़ रह रही हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई लीगल फ्रेमवर्क है, कोई ना कोई ऐसा लॉ बनाया गया है, कोई ऐसे रूल्स हैं, कोई ऐसी कन्वेंशंस हैं, कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको सारे फॉलो करते हैं और उसमें रूल्स सेट कर दिए गए हैं कि ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, ये प्रोवाइड करनी चाहिए। अब यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि किसी भी बेसिक पर्पस जो होता है, किसी भी माशरे को, किसी भी सोसाइटी को, किसी मुल्क को, पूरी दुनिया को पीसफुली रन करना। अब दुनिया में आप देख लें कि कहीं पे भी आप चले जाएंगे, ट्रेड हो रही है, अच्छा उसके बाद हमारी डेली की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें फिर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो कंट्रीज़ हैं उनके आपस में ताल्लुकात, उनकी ट्रीटीज़, ये सारी चीज़ें उसमें आ गई। ठीक है, आपके जो बेसिक ह्यूमन राइट हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन आ गई। फिर आप लोग की अकाउंटेबिलिटी आ गई, फिर चेक एंड बैलेंस, ये सारी चीज़ें जब हम देखते जाएंगे ना तो हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे कि आप अपने घर से देख लें। आप घर से निकले हैं, बाहर गए हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को अपने सामने रखें। ठीक है, उसमें आप फिर नज़र दौड़ाते जाएं कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, दूसरों के जो ड्यूटीज़ हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। फिर एक सिटी कैसे चल रहा है, सिटी से आगे जाएंगे तो प्रोविंस कैसे चल रहा है, कंट्री कैसे चल रही है, फिर वर्ल्ड कैसे चल रही है। तो सारी चीज़ों को जब आप गौर करेंगे तो हर चीज़ में एक ही बात कॉमन होगी कि रूल ऑफ लॉ के तहत, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ के सारे फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स पूरे किए जाते हैं, वो सोसाइटी कामयाब भी होती है, वो सोसाइटी पीसफुल भी होती है। वो उस जगह में आप देखेंगे कि हर चीज़ का फील फॉर जस्टिस भी होता है और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, वहाँ पे एक पूरा का पूरा सेटल्ड जो माशरा होता है वो रन कर रहा होता है और वहाँ पे आप कह सकते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है। उसके बरक्स आप ऐसी कंट्रीज़ में चले जाएं या ऐसे इलाकों में, दुनिया के ऐसी जगहों पे चले जाएं जहाँ पे लॉ की जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो उस तरह फुलफ़िल नहीं हो रही। वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहाँ पे आप देखेंगे कि कोई लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, माइट इज़ राइट की सिचुएशन बनी हुई है। जिसके पास पावर है वो उसको यूटिलाइज़ कर रहा है, अथॉरिटीज़ जो हैं वो बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं अपनी पावर्स को, मतलब जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। जब आप उन कंट्रीज़ को, उन इलाकों को, उन जगहों को आप गौर करेंगे ना तो वहाँ पे आप देखेंगे तो बेसिक वहाँ पे
पे कमज़ोरी जो नज़र आएगी वो यही होगी कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ नहीं है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो वहाँ पे जस्टिस नहीं मिल रहा, ठीक है, इंसाफ आपको नहीं मिलेगा। आप ये देखोगे कि जो पावर की डिवीज़न है, सेपरेशन ऑफ पावर है, वो नहीं होगी। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, हेल्थ ठीक नहीं होगी, ट्रेड ठीक नहीं होगी, पीस नहीं होगा वहाँ पे। ये सारी चीज़ें आप देखते जाओगे कि वो आप लिंक करोगे तो सारी की सारी वर्ड जो है ना वो इंटरकनेक्टेड है रूल ऑफ लॉ पे, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी माशरे को चलाने के लिए, किसी सोसाइटी को, कंट्री को और वर्ल्ड को चलाने के लिए। आगे हम इसकी डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि नो वन इज़ अबव द लॉ, ठीक है, हर कोई लॉ के सामने इक्वल है। अब जब रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो वो कहता है ड्यूरेबल सिस्टम ऑफ लॉज, इंस्टीट्यूशन, नॉर्म्स, कम्युनिटी कमिटमेंट दैट डिलीवर फोर यूनिवर्सल प्रिंसिपल: अकाउंटेबिलिटी, जस्ट लॉ, ओपन गवर्नमेंट, एक्सेसिबल एंड इम्पार्शल जस्टिस। अब वो कहता है कि ये रूल ऑफ लॉ है, ये ड्यूरेबल सिस्टम ऑफ लॉ है, इंस्टीट्यूशन है, नॉर्म्स है, कम्युनिटी की कमिटमेंट्स है, ठीक है। अब ये जो लॉ है ये हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक पूरे सिस्टम में, एक पूरे सर्कल में, एक पूरे नज़्म ज़ब्त में, डिसिप्लिन में हमें चला रहा है, जिससे एक पूरा का पूरा माशरा चल रहा है। तो देखते हैं कि जिस भी सोसाइटी में जस्टिस नहीं होगा, जिस सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वो माशरा क्या है, वो जगह क्या है, वो इलाका, वो कंट्री, वो बर्बाद है, ठीक है। उसकी हालत बहुत बुरी होगी, वहाँ पे हर तरह की बुराई मौजूद होगी, वहाँ पे हर तरह की आप देख लोगे कि पीस की कंडीशन नहीं होगी, क्राइम रेट वहाँ पे ज़्यादा होगा, ट्रेड जो है वो बेईमानियाँ हो रही होंगी, फेयर प्ले नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक किसी भी इंसान को, किसी माशरे को बहुत पीछे ले जाती हैं। तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया जी रूल ऑफ लॉ के। वो कहते हैं कि ऐसा प्रिंसिपल है जो जिसमें तमाम पर्सन्स, इंस्टीट्यूशंस, एंटिटीज़, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो चाहे स्टेट हो, ठीक है, वो तमाम के तमाम क्या हैं, अकाउंटेबल हैं टू द लॉ। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो लॉ है ये इक्वली इन्फोर्सेबल है, इंडिपेंडेंटली एजुडिकेटेड होता है। और यहाँ पे वो कहता है कि ये जब भी हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो हमेशा इसको ये देखा जाता है कि इट इज़ कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। रूल ऑफ लॉ की जब हम बात कर रहे हैं, इसके मेयर्स को देखते हैं, तो यहाँ पे वो कहता है कि जी एक तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ, पहला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, फिर इक्वेलिटी बिफोर लॉ, फिर अकाउंटेबिलिटी टू द लॉ आ गया, फिर फेयरनेस आ गया कि लॉ की एप्लीकेशन जो है वो फेयरली हो, सब पे इक्वली बराबर हो। अच्छा, फिर वो कहता है सेपरेशन ऑफ पावर्स आ गई। फिर आगे नेक्स्ट वो कहता है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, फिर लीगल सर्टेनिटी होनी चाहिए। अच्छा, आगे वो कहता है कि जो लीगल प्रोसीजरल जो भी फिनोमिना हो, जो भी प्रोसीजर हो, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेक श्योर करनी चाहिए। अब प्रिंसिपल्स जब हम रूल ऑफ लॉ के देखेंगे तो यही आ जाते हैं प्रिंसिपल्स हमारे पास, जो इसके मेयर्स हैं वही प्रिंसिपल्स भी हैं। अब इसमें क्या कहता है, सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पे वो कहता है चाहे गवर्नमेंट है, चाहे प्राइवेट लोग हैं, चाहे आम पब्लिक है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं, कोई भी है, ईच एंड एवरी पर्सन इज़ अकाउंटेबल अंडर द लॉ। वो यहाँ पे कहता है कि जब भी रूल ऑफ लॉ की बात करेगी तो मेन बेसिक प्रिंसिपल है कि ईच एंड एवरी पर्सन इज़ अकाउंटेबल अंडर द लॉ। अब आगे हमारे पास आ गया है जस्ट लॉ। अब जस्ट लॉ में वो कहता है कि लॉ को क्लियर होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरा, पब्लिसाइज्ड होना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता हो, ईज़िली एक्सेसिबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और फिर उसकी जो एप्लीकेशन है वो इवनली हो, हर एक पे बराबर हो, इक्वेलिटी हो,
ठीक है। आगे वो कहता है ओपन गवर्नमेंट, तीसरा प्रिंसिपल, इसमें वो कहता है कि प्रोसेसेस बाय विच द लॉ इज़ अडॉप्टेड, एडमिनिस्टर्ड, एडजुडिकेटेड, इन्फोर्स्ड आर एक्सेसिबल, फेयर एंड एफिशिएंट। अब यहाँ पे ओपन गवर्नमेंट में आ गए। गवर्नमेंट हमारी जो होती है किसी भी स्टेट को कौन से 3 पिलर्स चलाते हैं जी? एक हमारी एग्जेक्टिव आ गई, दूसरी हमारी जुडिशरी आ गई, तीसरी हमारे पास लेजिस्लेचर आ गई। अब यहाँ पे लेजिस्लेचर क्या है? पार्लियामेंटेरियन बॉडीज़ हैं, लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं, वो आ गई हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास आ गई जी एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव क्या है कि लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे आ गए, ब्यूरोक्रेसी आ गई, ठीक है, जितने भी इदारे जो काम कर रहे हैं, एक पूरा सेटअप जो ये एग्जेक्टिव में आ गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव में आ गया हमारे पास ये। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जुडिशरी। अब जुडिशरी क्या है कि ये हमारे पास जुडिशरी जो है ये हमारा जुडिशल सिस्टम जिस पे पूरा का पूरा बेस करता है, उसमें हमारी जजेस आ जाते हैं, हमारी कोर्ट्स आ जाती हैं, हमारे लॉज आ जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे जो डेली के लिटिगेशन हो रही होती है, डेली के जो केसेस होते हैं कि उनको फेयरली सुना जाए और उनमें जस्टिस फराहम किया जाए, फेयर ट्रायल आ जाता है हमारा। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पे वो कहता है ओपन गवर्नमेंट में वो कह रहा है, अब इसमें वो कह रहा है कि जो प्रोसेस है, ठीक है, ओपन गवर्नमेंट में वो कह रहा है कि प्रोसेस है, इसमें वो कहता है कि बाय विच लॉ इज़ अडॉप्टेड, एडमिनिस्टर्ड, एडजुडिकेटेड एंड इन्फोर्स्ड। तो वही चीज़ें आ गई, आपकी एग्जेक्टिव, आपकी जुडिशरी और आपकी लेजिस्लेचर, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें आ गई। अब वो कहता है ये सारे के सारे क्या हो? एक्सेसिबल हो, फेयर हो, एफिशिएंट हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास तो क्या आ गया? प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ का, कि इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। अब इसमें वो कहता है कि एवरीवन इज़ ट्रीटेड द सेम अंडर लॉ रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस। अब जब हम बात करते हैं कि जब लॉ की बात आती है तो हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो तो कानून से बड़े आराम से अपने सारे केसेस में भी निकल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद उनके लिए कानून और होता है, जो गरीब होंगे, मिडिल क्लास होंगे, उनके लिए कानून और होता है। अब सबके लिए ये डिफरेंट है। अब इसमें वो कहता है कि जब हम बात करते हैं कि इसमें जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो वो कहता है कि सारे के सारे, चाहे वो आपकी अपर क्लास है, लीड क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, जो भी है, सारे के सारे लॉ में इक्वली ही उन्हें ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी की बात जब हम करेंगे तो वो कहता है लॉ जितना भी है ये ओपन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए, हर किसी को उस तक इजीली एक्सेस हो। अब इजीली एक्सेस की जब हम बात करते हैं, पहले तो ये पब्लिसाइज होना चाहिए, ठीक है, इसको पब्लिश किया जाना चाहिए। दूसरा, इसको लोकल जो लैंग्वेजेस हैं उनमें ट्रांसलेट किया जाना चाहिए, ताकि जितने भी लोग हैं वो उसको ईज़िली अप्रोच कर सकें, एक्सेस कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे वो समझ सके, उनकी एक्सेसिबिलिटी हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जब हम बात करते हैं तो जुडिशरी किस वक्त इम्पार्शल होती है, इंडिपेंडेंट होती है जब रूल ऑफ लॉ मौजूद होता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का एक पिलर है, एक प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर आपकी जुडिशरी जो है ये पार्शल है, किसी की तरफ इसका ज़्यादा झुकाव है, किसी की तरफ नहीं है, आपके जजेस जो हैं वो ये देख के फ़ैसला अगर दे रहे हैं कि सामने पार्टी कौन सी है, या फिर अगर वो ब्राइब ले रहे हैं या किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं या कोई उन्हें प्रेशराइज कर रहा है, तो वहाँ पे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत ज़रूरी है रूल ऑफ लॉ के लिए। जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, वो फेयरली प्ले करेंगे, तो वहाँ पे किसी किस्म का कोई भी बार नहीं आएगा, तो फिर वहाँ पे एक रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन होगी और वो सोसाइटी क्या है, उस सोसाइटी में पीस होगा, अमन होगा, तरक्की होगी।
तो वो कहते हैं इसके लिए बहुत ज़रूरी है लॉ के जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, फेयर हो, इम्पार्शल हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सेसिबल एंड इम्पार्शल जस्टिस। अब जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जस्टिस जो है, पहले तो इंसाफ जो है टाइमली दिया जाना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, और फिर वो कहता है कि एथिकल हो। अच्छा, यहाँ पे तमाम मॉरल वैल्यूज़, सोसाइटी की वैल्यूज़, उनको मद्देनज़र रख के, लॉ को मद्देनज़र रख के उसका जस्टिस जो है वो डिलीवर हो। दूसरा वो कहते हैं कि जी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें कम्युनिटीज़ की रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है कि जब भी जस्टिस की हम बात करेंगे, एक्सेसिबल एंड इम्पार्शल जस्टिस की, तो ये एक बहुत ज़रूरी पिलर है। जिस माशरे में अदल नहीं होता वो माशरा बर्बाद हो जाता है। तो अदल की फराहमी और उसका इम्पार्शल होना ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेपरेशन ऑफ पावर। अब जितनी भी पावर हैं, लेजिस्लेटिव है, एग्जेक्टिव है, जुडिशल है, ये सारी की सारी पावर्स, जब भी आपने इनका एब्यूज़ ऑफ पावर रोकना है, जब ये मेक श्योर करना है कि हर कोई अपनी ड्यूटीज़ फेयरली परफॉर्म करे, टाइमली परफॉर्म करे, जस्टली परफॉर्म करे, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि इन तीनों जो पिलर्स हैं, गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस हैं, इनको सेपरेट रखा जाए। किसी का किसी के साथ लिंक ना हो, किसी का किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो। जुडिशरी है तो वो आज़ाद हो, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं तो वो आज़ाद हो। वो अपना जब भी लॉ बनाए, कोई रूल बनाए, कोई लेजिस्लेशन करे, तो वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के दबाव में आके, किसी को फेवर करने के लिए ना करें, बल्कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से जस्टली, फेयरली, अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जो कि एक मुल्क माशरे की बेहतरी के लिए वो करें। तो इसी तरह एग्जेक्टिव की जो ड्यूटीज़ हैं वो फेयरली परफॉर्म करें, जुडिशरी की जो ड्यूटीज़ हैं वो फेयरली परफॉर्म करें। अगर ये तीनों इदारे सही काम कर रहे हों तो हो ही नहीं सकता कि कोई मुल्क जो है वो तरक्की ना करे। ये तीनों इदारे जब इनमें ये करप्शन आ जाएगी, ब्राइब आ जाएगी, इन्फ्लुएंस आ जाएगा, पार्शियलिटी आ जाएगी, तो तब ये कोई भी मुल्क है, कोई सोसाइटी है, माशरा है, तो वो वहाँ पे बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो इन सारों की बेहतरी के लिए, रूल ऑफ लॉ की कंडीशन मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि सबकी जो पावर्स हैं वो सेपरेट रखी जाएं। ठीक है, ताकि कोई भी अब्यूज़ ऑफ पावर ना करे। फिर आगे वो कहता है इफ़ेक्टिव जुडिशल प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे वो कहता है कि शहरी जो हैं उनकी कोर्ट तक इजीली एक्सेस हो, उन्हें लीगल रेमेडीज़ मिले, उनके जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें टाइमली सॉर्ट आउट किया जाए और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। वो कहते हैं जी जो हमारी कोर्ट्स होती हैं, दीज आर कस्टोडियंस ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फेयरनेस एंड जस्टिस। वही आ गया कि रूल ऑफ लॉ के लिए ज़रूरी है कि जस्ट इक्विटेबल सोसाइटी हो, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, वो यही बात दोबारा आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। अब यहाँ पे वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ जो है ये स्टेबिलिटी फ्राहम करता है। ठीक है, प्रिडिक्टेबल लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि लोगों के लिए, लोगों के जो डेली के बिजनेसेस हैं, जो उनकी ज़िंदगी है उसको चलाने के लिए मौजूद हो। फिर डेमोक्रेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है रूल ऑफ लॉ का। वो कहता है जब भी स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ लॉ होगा तो वो ज़रूरी होता है किसी भी डेमोक्रेटिक माशरे के लिए, डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए रूल ऑफ लॉ का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखो कि जो जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जिसके पास पावर होती है, पावर का जो डिवीजन होती है वो एक ही बंदे के पास है। ठीक है, जो वहाँ पे अपने आप को किंग डिक्लेयर कर लेगा, अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर कर लेगा, उसके पास सारी पावर वहाँ पे आके सेंटर ऑफ पावर वो बन जाएगा। जब वो सेंटर ऑफ पावर बनेगा
तो फिर क्या है कि वहाँ पे उस माशरे में रूल ऑफ लॉ की कंडीशन नहीं होगी। जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होगी वहाँ पे रूल ऑफ लॉ की कंडीशन बिल्कुल भी नहीं होगी। ये एक हकीकत है, क्योंकि जब आप पार सारी की सारी सारे ज़राए सारे रिसोर्सेज हर चीज़ एक ही बंदे को, एक ही यूनिट को, एक ही चीज़ को दे देंगे, तो वहाँ पे फिर जो लॉलेसनेस की कंडीशन है वो पैदा हो जाएगी और वो माशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन के ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमन राइट्स एजेंडा की, तो वहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है ये एक कोर एलिमेंट है, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वही चीज़ें। अब ये इंटरनेशनली जब हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ जहाँ पे भी है वो कहता है इट इज़ द बेसिक एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अब हमारे इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो हमारी कंट्रीज़ के दरमियान जितने भी बिज़नेस है, कारोबार हैं, जो लोगों का आना जाना है, वॉर्स हैं, ये सारी चीज़ें उसको इंटरनेशनल लॉ डील करता है। वो यहाँ पे कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फिर आगे वो कहता है कि जब भी कोई इकोनॉमिक सोशल प्रोग्रेस या डेवलपमेंट अचीव करनी है तो वहाँ पे रूल ऑफ लॉ का होना ज़रूरी है। जब भी लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात आएगी, उनकी फ्रीडम की बात आएगी, तो रूल ऑफ लॉ बहुत ज़रूरी है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी फंडामेंटल फ्रीडम्स के लिए। फिर वो कहता है कि ये फाउंडेशन है लोगों की पीपल की एक्सेस की टू दी पब्लिक सर्विसेज, करप्शन के ख़ात्मे के लिए, अब्यूज़ ऑफ पावर को रोकने के लिए। अच्छा, फिर सोसाइटीज़ के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस्टाब्लिश करने के लिए, लोगों के दरमियान, स्टेट के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट इस्टाब्लिश करने के लिए। फिर वो कहता है रूल ऑफ लॉ जो है वो कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है किसी भी माशरे की डेवलपमेंट के लिए। उसको जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनली हम बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज़ को इंटरलिंक करने के लिए, उनके रिलेशन आपस में स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब हम रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये नॉर्म्स जो इंटरनेशनल लॉ के जो नॉर्म्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। फिर यूज़ ऑफ फोर्स जो है वो इसमें आ जाता है। फिर रिकॉग्निशन ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेट्स की है वो आ जाती है कि अपनी वो पॉपुलेशन को कैसे प्रोटेक्ट करें, अपने लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करें, उनके फंडामेंटल राइट्स कैसे प्रोटेक्ट करें, जीनोसाइड से उन्हें कैसे बचाएं, क्राइम जो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। फिर एथनिक क्लिनजिंग जो है या वार क्राइम्स जो हैं वो रोकने के लिए ये ज़रूरी हैं। फिर वो कहता है रूल ऑफ लॉ जो है ये कोर एलिमेंट है ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन राइट्स एजेंडा का। वो कहता है ये जब भी आप बात करेंगे कहीं पे ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स की, तो वहाँ पे रूल ऑफ लॉ सबसे पहले आ जाता है। आप किसी भी इसकी रूल ऑफ लॉ की जब बात करेंगे तो आप वहाँ पे जब भी स्टेट के दरमियान कोई बातें होगी, कोई भी रिलेशन होगा, कोई लिंक होगा, कोई ट्रेड होगी, कुछ भी होगा, तो वहाँ पे सबसे पहला और मेन एलिमेंट हमारे पास आ जाता है रूल ऑफ लॉ का। अब आगे वो कहता है बेनिफिट ऑफ इफ़ेक्टिव रूल ऑफ लॉ। अब वो कहता है कि हम जो कोई भी हैं दुनिया में जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, रूल ऑफ लॉ हमें डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारी लाइव्स को वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा है। इसमें वो कहता है कि जब भी हम देखेंगे किसी भी जगह की इकोनॉमिक ग्रोथ को, पीस को, एजुकेशन को, इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स को, तो ये फंडामेंटल राइट्स को, अच्छा डेवलपमेंट को, जस्टिस को, तो अपॉर्चुनिटीज़ को, पीस को, तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं ना तो यहाँ पे वो कहता है कि क्या आ जाता है, रूल ऑफ लॉ आ जाता है। रूल ऑफ लॉ जो है वो इन सारी चीज़ों को टारगेट कर रहा है। जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा, जहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ज़्यादा होगी, जहाँ पे लोग जो हैं वो कानून का एहतराम करेंगे, वहाँ पे
हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ग्रेटर पीस होगा, एजुकेशन इम्प्रूव होगी, वहाँ पे इम्प्रूव्ड हेल्थ होगी। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली रिलेटेड हैं रूल ऑफ लॉ से। अब वो कहता है रूल ऑफ लॉ की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कहता है ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि किसी भी माशरे को, लोगों को चलाने का एक लीगल फ्रेमवर्क है। अब आगे वो कहता है कि अगर लॉ की जो रूल ऑफ लॉ है ये ना हो तो फिर क्या हो। फिर वो कहता है कि वहाँ पे जिस भी माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जिस जगह पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या है, एक अथॉरिटी अनार्की की कंडीशन होगी, ठीक है, माइट इज़ राइट की कंडीशन होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जिसके हाथ में आएगा वही करेगा, जिसके पास पार ज़्यादा होगी सारे उसके आगे घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएंगे, लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। फिर वो कहता है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं होगा पार्स पर। जब पार्स पे चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो वहाँ पे क्या है, अब्यूज़ ऑफ पावर आती है, वहाँ पे करप्शन आती है, वहाँ पे वायलेंस आता है, वहाँ पे लॉलेसनेस की कंडीशन आती है, अनस्टेबिलिटी आती है। अच्छा, वहाँ पे पीस जो है वो कम्प्लीटली शैटर्ड हो जाता है। तो ये वो कहता है कि जब भी रूल ऑफ लॉ है ये ज़रूरी है किसी भी माशरे को अच्छे तरीके से लेके चलने में। अब इसको सम अप करते हैं तो सम अप में वो कहता है जी रूल ऑफ लॉ क्या है, कि वो कहता है कि इसको सम अप कर दिए कि पीपल शुड बी रूल्ड बाय द लॉ एंड ओबे इट। अब इसमें पीपल में सारे पीपल हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। फिर वो कहता है कि लॉ शुड बी सच दैट पीपल विल बी एबल टू बी गाइडेड बाय इट। तो इसको हम इसमें सम अप करते हैं। रूल ऑफ लॉ के लिए वो कहता है बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे सिटीज़न हैं वो एक्टिव हों, इन वेल अवेयर हों, इन्फॉर्म्ड हों। अच्छा, उसके अलावा जो हमारे शहरी हैं, सिटीजन्स हैं, वो इंगेज्ड हों। वो कहता है इंगेज रिस्पॉन्सिबल इंगेज सिटीजन्स के, रिस्पॉन्सिबल इंगेज सिटीजन्स के बग़ैर कोई भी सोसाइटी जो है वो काम नहीं कर सकती। तो टू अपहोल्ड द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ ज़रूरी है रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेटिक सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि रिस्पॉन्सिबल इंगेज सिटीज़न हो, एक्टिव हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो, वेल अवेयर्ड हो। So this is end of my video. Please subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.